हेलो एंड वेलकम टू द बायोटेरिटरी फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज जैसे कि हमने अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लास 11th बायो स्टार्ट करने की बात कही है, तो जी हाँ, बायोलॉजी क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, द लिविंग वर्ड अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, और कई नई चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेंगी इसमें। कुछ चीज़ें आप अपने प्रीवियस नॉलेज से भी इससे लिंक करेंगे और ये चैप्टर आपका बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कराया जाएगा यहाँ पे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना द लिविंग वर्ड चैप्टर नंबर 1 ऑफ बायोलॉजी 11th। अब देखिए, लिविंग वर्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो लिविंग वर्ड आपने क्लास 10th में भी सुना है जब आपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा है। जब लाइफ प्रोसेस चैप्टर आपने पढ़ा तो उसमें जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उसमें हम हर चीज देख रहे थे कि जो ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं उनको हम कैटेगराइज कर रहे हैं इनटू यूनिसेल्युलर एंड इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हमने कहा कि भाई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं। ये सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके सारे फंक्शन जो होते हैं इनके बॉडी सरफेस के थ्रू ही हो जाते हैं। और मल्टी सेल्युलर में स्पेसिफिक टिश्यूज बनते हैं, स्पेसिफिक तरीके के सेल्स के, और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शंस। तो क्या इस यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर में कोई लिंक है? क्या लिंक है? वो हम कैसे समझते हैं? बाय द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। जब हम इवोल्यूशनरी स्टडीज पढ़ते हैं, ठीक है, जब रिसर्च होती है चीज़ों पे, तो हमेशा ये माना गया है जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, अगर हम उसमें बैक्टीरिया वगैरह का एग्जांपल ले तो हमेशा हम उनके आगे टर्म यूज करते हैं प्रोकैरियोट्स, राइट? हम एक टर्म यूज करते हैं उनके लिए प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? प्रीमिटिव न्यूक्लियस, है ना? क्योंकि यूनिसेल्युलर की अगर हम आगे भी बात करते हैं तो हम देखते हैं यूनिसेल्युलर्स जो है वो उनमें न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन यूनिसेल्युलर में हम बैक्टीरियाज को भी रखते हैं जो कि सिंगल सेल के फॉर्म में भी होते हैं। तो वो जो सिंगल सेल है उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो फ्रीली प्रेजेंट होता है ना? तो प्रोकैरियोट्स वो स्ट्रक्चर है जो ये बताते हैं कि जेनेटिक मटेरियल तो होता है लेकिन जेनेटिक मटेरियल भी उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स या यूनिसेल्युलर जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है उनसे डिफरेंस हो जाता है। तो जो मेन क्राइटेरिया हो जाता है वो हमारा न्यूक्लियस ही हो जाता है। लेकिन अगर हम कॉमन देखें तो चाहे यूनिसेल्युलर चाहे मल्टी सेल्युलर, इनमें बायोमोलिक्यूल्स तो प्रेजेंट होते हैं, है ना? इनमें बायोमोलिक्यूल्स तो प्रेजेंट होते हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट हैं तो मतलब कि यहाँ पे हम कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो भाई केमिस्ट्री से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रिएक्शंस होंगी ही, और हम उनको रिएक्शंस को बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। हम उनको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो चाहे यूनिसेल्युलर हो चाहे मल्टी सेल्युलर हो, सब में होगी। इसीलिए हमने ये भी देखा था कि जो हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं ये क्या है? ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, और जो रिप्रोडक्शंस होते हैं, और हम रिप्रोडक्शंस की बात करते हैं एंड ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ जो होते हैं ये क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। डिफाइनिंग फीचर हमारा होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, और अगर हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस की। ठीक है, कॉन्शियसनेस की, क्योंकि कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग फीचर इसलिए क्योंकि हम देखें कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर हो रही है, जैसे कि अगर हम देखें जैसे रिप्रोडक्शंस का है, तो जो प्लांट्स होते हैं सीजनल ब्रीडर, है ना, या आप फोटोपीरियोडिज्म आगे पढ़ेंगे जहाँ पे प्लांट हार्मोन्स कैसे रेगुलेशंस का काम करते हैं, राइट? अपने क्लास 10th में भी हार्मोन्स के बारे में पता है। तो वो हार्मोन्स चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स में हो, वो कैसे रेगुलेट करते हैं, कैसे वो अपने हार्मोनल चेंजेस
जो रिस्पॉन्स है उनको समझते हैं और उनकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो वो क्या है, वो जो कॉन्शियसनेस है, वो अंडरस्टैंडिंग की, अब जैसे कई बार होता है ब्रीडिंग पीरियड्स में बर्ड्स माइग्रेट करती, तो वो माइग्रेशन पीरियड्स कैसे समझ में आता है। फिशेस में माइग्रेशन देखने को मिला कि सीजनिंग ब्रीडिंग सीजन्स में दे माइग्रेट, तो वो माइग्रेशंस ऑन द बेसिस ऑफ द सराउंडिंग है ना, तो ये कॉन्शियसनेस ही तो है। तो कॉन्शियसनेस जो है वो क्या हो जाता है, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाता है एंड डिफाइनिंग फीचर हमारा यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो जाता है। वेयर एज जो हमारा रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ फैक्टर्स है, ये क्या है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये चीजें देखी गई हैं सारे ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो ये भी माना गया कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये ओरिजिनेट तो किसी एक कॉमन ऑर्गेनिज्म से हुए, बस इनमें फर्क क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन इन्होंने अडेप्टेशंस लिए और अडेप्टेशंस की वजह से जो नेचुरली सेलेक्टेड चीजें थी उनके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स में अपने आप को इवॉल्व किया। वो इवोल्यूशन जो हुआ ऑर्गेनिजम्स में वो क्या था, वो एक सिस्टमैटिक था, वो एक सिस्टमैटिक इवोल्यूशन था और एक सिस्टमैटिक इवोल्यूशन होने के साथ साथ कुछ आइडेंटिकल फीचर्स थे जो कॉमन दिख रहे थे एंड कुछ मॉडिफिकेशंस दिख रहे थे, जिसके बेसिस पे हम ये समझते हैं कि जो हमारा लिविंग वर्ड है, जो इवोल्यूशन हुआ उसमें, जो लिविंग वर्ड है जिसमें इवोल्यूशन हुआ, वो इवोल्यूशन डिपेंड कर जाता है एक सिस्टमैटिक फॉर्म में, ठीक है। अभी सिस्टमैटिक फॉर्म क्या हुआ, सिस्टमैटिक फॉर्म हुआ जिसको हम आप पढ़ोगे इसमें, उसको बोलते हैं हम टैक्सोनॉमी, हायरार्की, ठीक है। जैसे हम हेरिडिटी में पढ़ते हैं, है ना, जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशंस होते हैं, लेकिन 50% जो हमारे जीन्स होते हैं वो पेरेंट्स से आते हैं, 50% जो गैमेट्स होते हैं वो पेरेंट्स के होते हैं, 50% फीमेल पेरेंट के होते हैं, है ना। पैटर्नल मैटरनल के बेसिस पे हम फ्यूजन्स देखते हैं और वेरिएशंस देखते हैं, लेकिन कैरेक्टर्स जो होते हैं कुछ कुछ जो आ रहे हैं वो तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आ रहे हैं। तो प्री एग्जिस्टिंग से आने की वजह से यहाँ पे कनेक्शन लिंक भी देखने को मिलता है एंड मॉडिफिकेशंस भी देखने को मिलता है, और उस सारी चीजों को हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ टैक्सोनॉमी, क्योंकि टैक्सोनॉमी ही एक सिस्टमैटिक स्टडी बताता है इवोल्यूशनरी कैसे चीजें इवॉल्व हुई, है ना। जैसे आप पढ़ोगे, जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें प्रोकैरियोट्स है, फिर यूकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर, फिर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो ये एक टैक्सोनॉमी के बेसिस पे हम इसको पढ़ पाते हैं। अब टैक्सोनॉमी में हम ये देखते हैं जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारी डाइवर्सिटी है, राइट, जैसे हमारी बायो टेरिटरी है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी में क्या है, बायोडाइवर्सिटी में हम सारे ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते हैं जो भी लिविंग है। तो यहाँ पे हम कहते हैं फ्लोरा एंड फौना रिच पॉपुलेशन, जो अर्थ है उसमें जो रिच पॉपुलेशन है ऑफ फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा इज बेसिकली वी यूज फॉर प्लांट्स एंड फौना वी यूज फॉर एनिमल्स, ठीक है। तो डाइवर्सिटी क्या है, फ्लोरा एंड फौना से मिलके बनी है एंड इट इज वेरी रिच। अब फ्लोरा एंड फौना के भी अडेप्टेशंस कैसे हुए, जिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ हैबिटेट में वो सरवाइव कर पाए, ठीक है। तो ये हो गया बायोडाइवर्सिटी। अब इसी बायोडाइवर्सिटी को रीड समझने के लिए कि कैसे लिंक है ये सबका, हम टैक्सोनॉमी के बेसिस पे जानते हैं। अब टैक्सोनॉमी के बेसिस पे समझना, बायोडाइवर्सिटी स्टडी करना, ये स्टडीज कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए इसको सिंपल करने के लिए क्या बनाए गए, कुछ नॉमेनक्लेचर भी करे गए। अब नॉमेनक्लेचर पे हम थोड़ा सा बाद में आएंगे, पहले हम ये समझते हैं जो टैक्सोनॉमी होता है, इसमें हमने लिखा है टैक्सोनॉमी हायरार्की। टैक्सोनॉमी हायरार्की में कैसे स्टडीज होती हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है इसमें क्लासिफिकेशंस कैसे होते हैं, द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड द डिफरेंसेस बिटवीन देम, ठीक है। कैसे, जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है इसको टैक्सॉन्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। जो टैक्सोनॉमी हायरार्की है
इसको टेक्सॉन्स में डिवाइड किया गया। टेक्सॉन्स क्या हुई? टेक्सॉन्स इसकी यूनिट हुई, ठीक है। टेक्सॉन्स जो टैक्सोनॉमी हायरार्की हम पढ़ेंगे अभी क्लासिफिकेशन से, टैक्सॉन इज अ यूनिट ऑफ अ टैक्सोनॉमी एंड टैक्सॉन हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं एंड फॉर टैक्सा वी यूज फॉर प्लूरल, ठीक है। अब जो टैक्सॉन है, टैक्सॉन्स क्या हुए? जैसे फॉर एग्जांपल किंगडम, किंगडम इज वन टैक्सॉन, ठीक है। किंगडम में क्या हुआ? अभी हमने देखा बायोडाइवर्सिटी को हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो किंगडम में हम इंक्लूड करते हैं एनिमल्स को एंड प्लांट्स को। अब एनिमल्स, प्लांट्स, ये क्या हुआ? ये बहुत वाइड क्राइटेरिया हो गया टू क्लासिफाई। तो सिंपली एनिमल्स के बेसिस पे एनिमल्स के कैरेक्टर्स कैसे हैं, प्लांट्स के कैरेक्टर्स कैसे हैं, सिमिलर कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं, एक वाइड क्लासिफिकेशन, वाइड कॉमन कैरेक्टर्स ऑफ ऑल प्लांट्स, है ना। जैसे सारे प्लांट्स कैसे होंगे? दे आर ग्रीन, वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं उनके वाइड वैरायटी पे, वाइड कॉमन कैरेक्टर्स पे हम उनको मेजर कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं किंगडम के अंडर, टैक्सॉन किंगडम के अंडर एज एनिमल्स एंड एज प्लांट्स। फाइलम, किंगडम के बाद हमारा आता है फाइलम, राइट। किंगडम के बाद आता है हमारा फाइलम। अब ये जो फाइलम है, इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड डिविजन्स आर यूज्ड फॉर प्लांट्स, ठीक है। किंगडम इज यूज्ड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, फाइलम is used for animals, division is used for plants. फिर after phylum, class, then it is order, then it is family, then it is genus, then it is species. तो ये हमने जो लिखा है यहाँ पे टैक्सॉन्स, ये हमने लिखा है इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब कि जो हमारी जीनस एंड स्पीशीज है, यानी कि जो हमारी सबसे लास्ट में जो स्पीशीज है, ये स्पीशीज वो हैं जिनमें मोस्ट कॉमन कैरेक्टर्स हैं एंड दे कैन इंटरब्रीड टू गिव अ फर्टाइल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो स्पीशीज के अंदर हमने वो ऑर्गेनिजम्स रखे हैं जिनमें सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स पाए गए। जैसे किंगडम्स में, एनिमल्स में वी इंक्लूड ह्यूमंस ऑल्सो, ठीक है। We includes aves also, we include spices also, we include insects also. तो animals की एक ब्रॉड कैटेगरी है, राइट। उसके बाद हमने फिर फाइलम्स में डिवाइड करा, तो फाइलम्स आर लेस देन द किंगडम। द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम इज मोर, इज ऑन द बेसिस ऑफ वास्ट वेराइटी, है ना। एक वास्ट हमने क्लासिफिकेशन मेथड यूज करा। उसके बाद फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीशीज। स्पीशीज द टैक्सॉन इन विच द मोस्ट कॉमन कैरेक्टर्स, द मोस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। जैसे होमोसेपियंस, राइट, ह्यूमंस, वी ऑल ह्यूमंस आर हैविंग सेम कैरेक्टर्स एंड वी इंटरब्रीड टू गिव अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो स्पीशीज हमने ये कैसे लिखा है? इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। सो ये बात हो गई हमारे टैक्सॉन्स के। और ये हमारे क्या हो गए? इंडिविजुअली, जैसे किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, दे ऑल आर टैक्सॉन्स। और हमको इनको एक साथ अगर बोलेंगे तो दे आर द टैक्सा, है ना, इन द फॉर्म ऑफ, इन द प्लूरल फॉर्म। अब यहाँ पे मैं आपको आज बायनोमियल नॉमेनक्लेचर तक बताऊंगा, उसके बाद आपको जो टैक्सॉन्स है, किंगडम, फाइलम, ये इंडिविजुअल क्या होती है, ये मैं आपको विद एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम ये जानते हैं कि जो हम टैक्सोनॉमिक स्टडीज कर रहे हैं, इवोल्यूशनरी स्टडीज कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि क्या कनेक्शंस हैं विद द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो वो स्टडीज को हम इजी बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? कुछ साइंटिफिक नेम्स का यूज करते हैं। हम यूज करते हैं साइंटिफिक नेम्स का। अब वो साइंटिफिक नेम्स हमारे किस पे बेसिस पे होते हैं? दे आर ऑन द बेसिस ऑफ जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है। अब साइंटिफिक नेम को हम बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर, ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर।
बाइनोमियल स्प्लिट क्योंकि हम जो साइंटिफिक नेम्स बनाते हैं दे आर ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीनस नेम। जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस नेम पे होता है एंड सेकंड नेम इज ऑन द स्पीशीज नेम। तो दिस इज हाउ वी डू द नेमिंग इन बायोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो बोर्ड्स हैं जिसको हम बोलते हैं ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एंड ICZN विच इज इंटरनेशनल कोड फॉर zoological nomenclature। ठीक है, सो दिस इज हाउ नेमिंग इज डन। और नेमिंग के अंदर सर्टेन रूल्स होते हैं, लाइक फर्स्ट वी आर यूजिंग जीनस एंड स्पीशीज नेम, क्योंकि जीनस एंड स्पीशीज ये वो दो हैं जिनके ऑर्गेनिजम्स में आपस में सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हमने कैसे लिखा, हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। जो हमारे पास सबसे नीचे है ये ऑर्गेनिजम्स में आपस में ज्यादा सिमिलरिटी, यानी एक तरीके के ऑर्गेनिजम्स के जो मोस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स हैं। तो अभी तो हमने टर्म यूज करा है दे गेट इंटरब्रीड टू गिव अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो जीनस एंड स्पीशीज के नेमिंग बेसिस पे हम नॉमेनक्लेचर्स करते हैं। नॉमेनक्लेचर पे यहाँ पे हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, लाइक व्हेनेवर वी राइट अ साइंटिफिक नेम, ठीक है, हम हमेशा अगर हैंड रिटन है तो उसको अंडरलाइन करते हैं। और लिखने का पैटर्न कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक ह्यूमंस का एग्जाम्पल लें, if I write a scientific name of human, so it is Homo sapiens. The name Homo is coming from the genus name and sapiens is coming from the genus name. So we have to underline when it is handwritten. H of genus name will be capital and S of species name will be small. So in genus name initial letter will be in capital and in species the initial letter will be written in a small, right? So this is how we write the binomial nomenclature. Again, one another important thing that whenever we are printing it, whenever we are typing, okay, so while typing we always write it in the italics. We write the scientific name in italics, okay, and we don't underline it. So this is about the binomial nomenclature, and in next class we will discuss about कि कैसे ये जो particular taxons है ना, वो कैसे kingdom phylum से difference है, how phylums are different from class, how order is different, क्या similarities हैं within species। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल करेंगे नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट क्लास। और उसी के साथ हमारी एक और वीडियो जो होगी इस चैप्टर की, जिसमें हम ये जानेंगे कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए बॉटनिकल गार्डन्स का क्या रोल है, नेशनल पार्क्स का कैसे रोल है, म्यूजियम का क्या रोल है, हम कौन कौन से एड्स यूज करते हैं टू मेक दिस स्टडीज इजियर। ओके, तो आई होप आज के वीडियो से आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सबसे खास बात, सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, फ्रेश हुआ है, आप अपने जो भी कलीग्स हैं उनके साथ शेयर करें। आपकी कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।